शहर के शोर शराबे के बीच हाईवे की ओर जाने वाली सड़क के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की छांव में सावित्री अम्मा की चाय की छोटी सी दुकान थी। दुकान क्या थी? बस एक पुराना पत्थर का स्लैब, एक पीतल की केतली और कुछ कांच के गिलास। अम्मा की उम्र 70 के पार थी। कमर थोड़ी झुक गई थी और चेहरे पर झुर्रियों का जाल था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और स्वाभिमान था। शहर के लोग अक्सर उन्हें देखकर सोचते, इस उम्र में इन्हें क्या ज़रूरत है? क्या इनके बच्चे नहीं हैं? एक दिन एक नौजवान लड़का जिसका नाम राहुल था, अपनी महंगी गाड़ी रोककर वहाँ चाय पीने आया। अम्मा ने बड़े प्यार से उसे अदरक वाली कड़क चाय पिलाई। चाय का घूंट भरते ही राहुल की थकान मिट गई। उसने पूछा, अम्मा, आप इस उम्र में इतनी मेहनत क्यों करती हो? क्या आपका कोई बेटा नहीं है? अम्मा ने मलमल के रुपट्टे से अपना पसीना पोंछा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा है ना, बड़े शहर में रहता है, साहब है वहाँ। कहता है, माँ मेरे साथ चलो, लोग क्या कहेंगे कि मेरी माँ सड़क पर चाय बेचती है। राहुल हैरान हुआ। फिर आप क्यों नहीं गईं? अम्मा ने केतली से निकलती भाप को देखते हुए कहा, बेटा वहाँ जाऊंगी तो उसके हाथ का दिया खाऊंगी। जब तक इन हाथों में जान है, मैं मेहनत करके कमाना चाहती हूँ। यह दुकान मुझे किसी के आगे झुकने नहीं देती। और सच बताऊँ, इस सड़क से गुजरने वाले हर मुसाफिर में मुझे मेरा बेटा ही नज़र आता है। किसी को थका हुआ देखकर जब मैं चाय पिलाती हूँ और वो मुस्कुराता है तो मेरा पेट भर जाता है। राहुल खामोश हो गया। उसने देखा कि अम्मा सिर्फ चाय नहीं बेच रही थी, बल्कि वह आज़ादी और सुकून बेच रही थी। उन्होंने साबित कर दिया था कि उम्र शरीर को थका सकती है, लेकिन अगर मन में स्वाभिमान हो तो इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। शाम ढल रही थी। अम्मा ने अपनी केतली साफ की और झोले में अपनी दिन भर की कमाई, कुछ सिक्के और फटे हुए नोट समेटे। वह घर की ओर चल दी, इस संतोष के साथ कि आज फिर उन्होंने किसी की थकान मिटाई और खुद के दम पर रोटी कमाई। कुछ दिन बीत गए। राहुल अब अम्मा की दुकान का नियमित ग्राहक बन गया था। वह अक्सर अम्मा से बातें करता और उनकी जीवटता से प्रेरणा लेता। लेकिन एक सोमवार की सुबह जब राहुल वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे सन्नाटा था। अम्मा वहां नहीं थी। राहुल को चिंता हुई। उसने आसपास के दुकानदारों से पूछा तो पता चला कि अम्मा की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और उनका बेटा जो शहर में रहता था, उन्हें ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया है। अम्मा अब शहर के एक आलीशान फ्लैट की 15वीं मंजिल पर थी। उनके बेटे सुमित ने उनके लिए हर सुख सुविधा जुटा दी थी। मखमली बिस्तर, एसी और हाथ बढ़ाते ही खाना। लेकिन अम्मा का मन वहाँ नहीं लग रहा था। वह खिड़की से नीचे देखती तो उन्हें बस गाड़ियाँ दौड़ती दिखती, लोग नहीं। वहाँ ना तो बरगद की छाँव थी और ना ही चाय की वह भीनी खुशबू। एक दिन सुमित ने चिढ़कर कहा, माँ, अब आप यहाँ आराम क्यों नहीं करती? वहाँ धूप और धूल में चाय बेचना आपकी उम्र के लिए ठीक नहीं था। लोग मेरी हैसियत पर सवाल उठाते थे। अम्मा ने शांति से कहा, बेटा, तूने मुझे सुख तो दे दिया, लेकिन मेरी सार्थकता छीन ली। वहाँ में चाय वाली अम्मा थी जिसे लोग दुआएं देते थे। यहाँ मैं सिर्फ एक बूढ़ी माँ हूँ
जो वक्त कटने का इंतजार कर रही है। 2 हफ्ते बाद राहुल अपनी कार से उसी पुराने रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसकी नज़र बरगद के पेड़ पर पड़ी। वहाँ धुआं उठ रहा था। वह तुरंत गाड़ी रोककर भागा। सामने सावित्री अम्मा खड़ी थी। उसी पुरानी केतली में अदरक कूट रही थी। उनकी आंखों में फिर वही पुरानी चमक लौट आई थी। राहुल ने खुशी से पूछा, अम्मा आप वापस आ गई? बेटे ने आने दिया? अम्मा ने मुस्कुराते हुए चाय का गिलास आगे बढ़ाया और कहा, उसे समझ आ गया बेटा कि पंछी को सोने के पिंजड़े में दाना तो मिल सकता है, लेकिन उड़ान का आनंद नहीं। मैंने उससे कह दिया तो मुझे हर महीने में एक बार मिलने आ जाना, पर मुझे मेरी आज़ादी लौटा दे। अब वह मान गया है। इस बार अम्मा अकेली नहीं थी। उनके साथ एक छोटा अनाथ बच्चा था जिसे उन्होंने चाय बनाना सिखाना शुरू कर दिया था। अम्मा ने तय किया था कि वह न केवल खुद स्वाभिमान से जिएगी, बल्कि किसी और को भी अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल बनाएगी। उस दिन राहुल को एहसास हुआ कि संघर्ष ही अम्मा की दवा थी। जैसे ही वह काम पर लौटी, उनकी चेहरे की झुर्रियाँ हंसी में बदल गई और झुकती कमर फिर से सीधी हो गई। वक्त का पहिया चलता रहा। अब सावित्री अम्मा की चाय की दुकान सिर्फ एक ठिया नहीं, बल्कि उस इलाके की पहचान बन गई थी। जिस अनाथ बच्चे को उन्होंने सहारा दिया था, उसका नाम था छोटू। अम्मा ने उसे न केवल चाय बनाना सिखाया, बल्कि पास के सरकारी स्कूल में उसका दाखिला भी करवा दिया। अम्मा का नियम था, सुबह पढ़ाई, शाम को कमाई। एक शाम शहर में भारी बारिश हुई। सड़कें पानी से भर गई और बिजली गुल हो गई। कई राहगीर बरगद के पेड़ के नीचे शरण लेने आए। ठंड से कांपते उन लोगों के लिए अम्मा ने चूल्हा जलाया। उस दिन उन्होंने किसी से पैसे नहीं लिए। उन्होंने कहा, आज कमाई का दिन नहीं, इंसानियत का दिन है। तभी वहाँ एक बड़ी गाड़ी रुकी। उसमें से अम्मा का बेटा सुमित उतरा। वह अपनी माँ को लेने नहीं, बल्कि उन्हें देखने आया था। उसने चुपचाप पेड़ के पीछे खड़े होकर देखा कि कैसे उसकी बूढ़ी माँ, जिसकी कमर झुकी हुई थी, अपनी थकान भूलकर अजनबियों को गर्माहट बांट रही थी। सुमित की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आया कि जिसे वह गरीबी और मजबूरी समझ रहा था, वह असल में उसकी माँ का साम्राज्य था। वहाँ वह किसी बड़े अफसर की माँ नहीं, बल्कि सबकी अम्मा थी। सुमित आगे बढ़ा और अम्मा के पैर छुए। इस बार उसने यह नहीं कहा कि चलो घर चलो। उसने कहा, माँ मुझे माफ़ कर देना, मैं आपकी पहचान मिटाना चाहता था, जबकि आपकी पहचान ही आपकी ताकत है। मैं आपके इस काम को रोकना नहीं चाहता, बल्कि इसे बड़ा बनाना चाहता हूँ। सुमित ने अपनी बचत से उस बरगद के पेड़ के पास एक छोटा सा पक्का शेड बनवा दिया, ताकि बारिश में अम्मा को दिक्कत ना हो। वहाँ एक छोटी सी लाइब्रेरी भी शुरू की गई, जहाँ सड़क किनारे रहने वाले बच्चे पढ़ सके। अब वह दुकान अम्मा की पाठशाला और चाय के नाम से मशहूर हो गई। एक सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जब छोटू दुकान पर पहुंचा, तो उसने देखा कि अम्मा कुर्सी पर बैठी थी। केतली में पानी उबल रहा था। अदरक की खुशबू हवा में थी, लेकिन कि अम्मा की आंखें बंद थी। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति और मुस्कान थी जैसे उन्होंने अपना सारा कर्ज चुका दिया हो। अम्मा चली गई थी, लेकिन वे मर कर भी नहीं मरी।
आज भी उस हाईवे पर वह बरगद का पेड़ खड़ा है। अब वहाँ छोटू चाय पिलाता है। स्वाद बिल्कुल वैसा ही है, अदरक वाली कड़क चाय। और हर कप के साथ वह आने वाले मुसाफिरों को सुनाता है। अम्मा के जाने के बाद सुमित ने अपनी आलीशान नौकरी छोड़ दी। उसे एहसास हुआ कि जो सुकून उसकी माँ को उस धूल भरी सड़क पर मिला वह उसे बंद दफ्तरों की फाइलों में कभी नहीं मिला। उसने अपनी माँ के नाम पर अम्मा की रसोई नाम से एक ट्रस्ट शुरू किया। वह छोटा बच्चा छोटू जिसे अम्मा ने सहारा दिया था अब जवान हो चुका था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की लेकिन अम्मा की दुकान को नहीं छोड़ा। अब वह दुकान एक मॉडर्न लेकिन मिट्टी की खुशबू वाली कैंटीन बन गई थी। वहाँ नियम वही था, जो कमा सकता है वो पैसे दे, जो भूखा है वो दुआ दे। बरगद के उस पेड़ के नीचे अब सिर्फ चाय नहीं बिकती थी। सुमित ने वहाँ एक स्ट्रीट लाइब्रेरी और शाम की पाठशाला शुरू की। शहर के बड़े बड़े लोग जो कभी अम्मा को सड़क किनारे वाली बुढ़िया समझते थे अब वहाँ अपने बच्चों को जीवन का मूल्य सिखाने आने लगे। एक दिन वही राहुल अब एक सफल बिजनेसमैन बनकर वहाँ लौटा। उसने देखा कि अम्मा की उस पुरानी पत्थर वाली जगह पर उनकी एक छोटी सी कांसे की मूर्ति लगी है। मूर्ति में अम्मा के हाथ में वही पुरानी केतली थी और चेहरे पर वही चिर परिचित मुस्कान। राहुल ने चाय का घूंट लिया और सुमित से कहा, भाई चाय का स्वाद आज भी वही है। इसमें आज भी अम्मा की ममता की मिठास और उनके स्वाभिमान की कड़वाहट महसूस होती है। अम्मा ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी से मदद नहीं मांगी लेकिन अपनी मृत्यु के बाद उन्होंने हजारों लोगों के लिए रोजगार और शिक्षा के रास्ते खोल दिए। आज भी जब उस हाईवे से कोई ट्रक ड्राइवर थका हारा गुजरता है या कोई अमीर अपनी चमचमाती गाड़ी रोकता है तो बरगद की छांव में बैठकर चाय पीते हुए उन्हें एक ही एहसास होता है, इंसान अपनी हैसियत से नहीं अपनी नियत और मेहनत से बड़ा होता है। सूरज ढल रहा था। सुमित और छोटू ने मिलकर अम्मा की मूर्ति के पास एक दिया जलाया। हवा चली और बरगद के पत्ते ऐसे सरसराए जैसे अम्मा कह रही हो, जीते रहो बच्चों, मेहनत की रोटी में ही असली चैन है। सावित्री अम्मा के जाने के कई साल बीत चुके थे लेकिन उस हाईवे का नाम अब आधिकारिक रूप से नहीं तो लोक भाषा में अम्मा मार्ग पड़ गया था। सरकार ने जब उस सड़क को चौड़ा करने का फैसला किया तो नक्शे में वह पुराना बरगद का पेड़ आ रहा था। प्रशासन ने उसे काटने का आदेश दे दिया। जैसे ही कुल्हाड़ियाँ और मशीनें वहां पहुंची एक चमत्कार हुआ। शहर के बड़े बड़े अफसर, वकील, डॉक्टर और हजारों ट्रक ड्राइवर जिन्होंने कभी न कभी अम्मा के हाथ की चाय पी थी वहां आकर खड़े हो गए। राहुल और सुमित ने उस पेड़ को घेर लिया। राहुल ने चिल्लाकर कहा, यह सिर्फ एक पेड़ नहीं है, यह एक बूढ़ी माँ का स्वाभिमान है जिसने हमें झुकना नहीं लड़ना सिखाया। प्रशासन को झुकना पड़ा। सड़क का नक्शा बदला गया और उस बरगद के पेड़ को एक हेरिटेज मेमोरियल घोषित कर दिया गया। छोटू जो अब एक पढ़ा लिखा युवक था उसने तकनीक का सहारा लिया। उसने अम्मा की चाय नाम से एक स्टार्टअप शुरू किया लेकिन उसकी शर्त एक ही थी, कोई फैंसी कैफ़े नहीं। उसने शहर के कोने कोने में उन बुजुर्ग महिलाओं को काम दिया जो अकेली थी और काम करना चाहती थी। अब शहर
के 50 अलग अलग कोनों पर अम्मा जैसी ही बुजुर्ग महिलाएं पूरे सम्मान के साथ अपनी छोटी दुकानें चलाती थी। वे अब बेसहारा नहीं थी, वे बिजनेस पार्टनर थी। सुमित अब बूढ़ा हो चला था। एक शाम वह उसी बरगद के नीचे बैठा था। एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला, बाबा, क्या सच में यहाँ एक परी रहती थी जो चाय में जादू मिलाती थी? सुमित ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा और कहा, परी नहीं बेटा, वह एक माँ थी। जादू चाय में नहीं, उसके इरादे में था। उसने सिखाया कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर वह जगह है जहाँ कोई भूखा तृप्त हो जाए और कोई थका हुआ मुस्कुरा दे। रात गहरी हो गई थी। सड़क पर हेडलाइट्स की रोशनी चमक रही थी। अचानक हवा का एक झोंका आया जिसमें अदरक और इलायची की हल्की सी खुशबू घुली हुई थी। सुमित को लगा जैसे अंधेरे में कहीं से अम्मा की आवाज़ आई, बेटा, चाय ठंडी हो रही है, पी ले। वह खुशबू इस बात का प्रमाण थी कि अम्मा कहीं नहीं गई। वे उस चाय की भाप में हैं, उस बरगद की सरसराहट में हैं और हर उस हाथ में है जो मेहनत करके अपनी रोटी कमाता है। दशक बीत गए। वह बरगद का पेड़ अब इतना विशाल हो चुका था कि उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैल गई थी। छोटू अब दादा बन चुका था और सुमित की अगली पीढ़ी ने उस विरासत को संभाला था। शहर के बड़े विश्वविद्यालयों के छात्र अब उस बरगद के नीचे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पर शोध करने आते थे। वे यह समझने की कोशिश करते कि कैसे एक अनपढ़ बूढ़ी महिला ने बिना किसी मैनेजमेंट डिग्री के एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जहां मुनाफे से ज़्यादा मानवता की कीमत थी। एक दिन एक विदेशी लेखक उस पेड़ के नीचे रुका। उसने चाय पी और छोटू से पूछा, मैंने सुना है यहाँ की चाय में कुछ खास मिलाया जाता है, क्या यह सच है? छोटू ने मुस्कुराते हुए दीवार पर टंगी अम्मा की उस पुरानी काली पड़ चुकी केतली की ओर इशारा किया और कहा, साहब, इसमें कोई गुप्त मसाला नहीं है, इसमें उस पसीने की बूंद का सम्मान है जो अम्मा ने 70 साल की उम्र में सड़क किनारे बहाया था। यहाँ की चाय में अहंकार नहीं, अधिकार की मिठास है। अम्मा की कहानी अब किताबों से निकलकर फिल्मों और इंटरनेट पर छा गई थी। दुनिया भर के युवा जो अवसाद और हार मान लेने की कगार पर थे, वे अम्मा की तस्वीर देखकर कहते, अगर वह 70 साल की उम्र में सड़क पर संघर्ष कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं। अम्मा अब एक ब्रांड नहीं, एक विचारधारा बन गई थी। एक रात जब पूरा शहर सो रहा था, एक जवान लड़का अपनी फटी हुई कमीज और खाली पेट लेकर उस बरगद के नीचे आकर बैठ गया। वह अपनी ज़िंदगी से हार चुका था और गलत रास्ता चुनने की सोच रहा था। अचानक उसकी नज़र अम्मा की मूर्ति के नीचे खुदे उन शब्दों पर पड़ी, बेटा, थकान काम से नहीं, हार मान लेने से होती है। उठ, चाय पी और कल फिर लड़। उस लड़के ने वहाँ रखे एक मटके से पानी पिया, गहरी सांस ली और अपनी आँखों के आंसू पोंछ दिए। उसे लगा जैसे हवा में अदरक की वही पुरानी खुशबू है जो कह रही थी कि अभी हारना मना है। सावित्री अम्मा आज शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उस हाईवे पर जलता हुआ हर चूल्हा, हर मुस्कुराता हुआ मजदूर और हर वह इंसान जो अपनी
मेहनत की रोटी पर गर्व करता है वह सावित्री अम्मा ही है। अम्मा की चाय कभी ठंडी नहीं होगी क्योंकि उसकी आँच स्वाभिमान के चूल्हे से जलती है। 100 साल बीत गए, वह शहर अब महानगर बन चुका था। ऊंची ऊंची कांच की इमारतें आसमान छू रही थी और सड़कों पर उड़ने वाली गाड़ियां दौड़ रही थी। पुरानी पगडंडियां कंक्रीट के जंगलों में तब्दील हो गई थी, लेकिन उस पुराने हाईवे का वह कोना आज भी वैसा ही था। प्रकृति ने भी अम्मा के संघर्ष को सलाम किया था। वह अकेला बरगद का पेड़ अब एक छोटे से घने जंगल में बदल चुका था। उसकी टहनियों से निकली जड़ें जमीन में धंसकर नए तने बन चुकी थी। प्रशासन ने इसे शांति क्षेत्र घोषित कर दिया था। वहाँ की हवा में आज भी शहर के प्रदूषण के बीच एक अनोखी ताजगी थी। कहा जाता है कि जो मुसाफिर बहुत ज़्यादा तनाव में होता या जीवन से हार मान चुका होता, उसे रात के सन्नाटे में उस बरगद के पास चूल्हा जलाने की आवाज़ आती। राहगीरों का दावा था कि उन्हें अंधेरे में एक धुंधली सी आकृति दिखती, एक बूढ़ी माँ जो झुककर केतली में चाय खौला रही होती। वहाँ से गुजरने वाला हर शख्स, चाहे वह कितना ही बड़ा अमीर क्यों ना हो, अपनी गाड़ी की रफ्तार धीमी कर देता। लोग वहाँ रुकते, कुछ पल मौन रहते और ऐसा महसूस करते जैसे कोई अदृश्य हाथ उनके सिर पर हाथ रखकर कह रहा हो, थक गया है क्या? थोड़ा सुस्ता ले, अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। इंसान अब चांद और मंगल तक पहुंच चुका था। एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री ने जब अंतरिक्ष स्टेशन से धरती की ओर देखा तो उसे अपने गांव और उस सड़क की याद आई। उसने अपने संदेश में कहा, ऊपर से सरहदें नहीं दिखती, बस एक नीली गेंद दिखती है, लेकिन मुझे वह अम्मा याद आ रही हैं जिन्होंने सिखाया था कि दुनिया कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए, एक कप गर्म चाय और प्यार भरी मुस्कान ही इंसान को इंसान बनाए रखती है। एक बूढ़ा फकीर उस बरगद के नीचे बैठा था। उसने मिट्टी की एक कुल्हड़ उठाई और उसमें बारिश की कुछ बूंदें गिरी। उसने उसे ऐसे पिया जैसे वह दुनिया की सबसे कीमती चाय हो। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, अम्मा, तुमने चाय नहीं बेची थी, तुमने टूटे हुए दिलों को जोड़ा था। आज सावित्री अम्मा कोई नाम नहीं बल्कि ममता और स्वावलंबन का पर्याय बन चुकी हैं। जब तक दुनिया में भूख रहेगी तब तक इंसान थकेगा। तब तक सड़क किनारे बैठी वह बूढ़ी माँ अपनी केतली लेकर अपने ख्यालों में जिंदा रहेंगी। हजारों साल बीत गए, सभ्यताएं बदली, भाषाएं बदली, यहाँ तक कि इंसानों के जीने का ढंग भी पूरी तरह बदल गया। तकनीक इतनी उन्नत हो गई कि भूख और थकान जैसी चीज़ें इतिहास की किताबों का हिस्सा बन गई। लोग मशीनरी हो चुके थे। जहाँ भावनाओं की जगह डेटा और लॉजिक ने ले ली थी। एक खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को उसी पुराने हाईवे के मलबे के नीचे से एक पुरानी मिट्टी में दबी हुई पीतल की केतली मिली। वह काली पड़ चुकी थी, लेकिन जब उसे साफ किया गया तो उस पर हाथ से खुदा हुआ एक नाम मिला, सावित्री। दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम में उस केतली को रखा गया। वैज्ञानिकों ने हैरान होकर देखा कि उस केतली के भीतर से आज भी अदरक और इलायची के सूक्ष्म कण मिल रहे थे, जो हजारों सालों बाद भी अपनी खुशबू नहीं खोए थे। जब उस दौर के इंसानों ने अम्मा की कहानी को अपने डेटाबेस में अपलोड किया
तो उनके सिस्टम में एक एरर आया। वह एरर था करुणा। मशीनों को समझ नहीं आया कि कोई इंसान अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की थकान मिटाने के लिए धूप में क्यों जलता था। इस सवाल ने उस उन्नत सभ्यता को फिर से इंसान बनने पर मजबूर कर दिया। कहानी कहती है कि जब ब्रह्मांड के किसी कोने में कोई तारा टूटता है या कोई नया जीवन जन्म लेता है तो अंतरिक्ष की लहरों में एक लय सुनाई देती है। वह लय किसी मंत्र जैसी नहीं बल्कि एक चूल्हे के सुलगने की और एक कप में चाय छन्ने की आवाज़ जैसी होती है। अम्मा अब एक व्यक्ति नहीं बल्कि वह गर्माहट बन चुकी थी जो ब्रह्मांड को जमने से रोकती है। उन्होंने साबित कर दिया कि एक छोटी सी दुकान पर बैठकर दी गई एक कप चाय किसी बड़े साम्राज्य के सोने के सिंहासनों से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है, क्योंकि वह आत्मा से आत्मा का मिलन कराती है। एक छोटा बच्चा जो भविष्य की किसी गैलेक्सी में बैठा है अपनी दादी से पूछता है, दादी क्या कभी कोई ऐसा भी था जिसने बिना पंखों के उड़ना सिखाया। दादी मुस्कुराती है और एक पुरानी तस्वीर दिखाती है जिसमें एक बूढ़ी माँ सड़क किनारे चूल्हा जला रही है। वो कहती है, हाँ बेटा, वह सावित्री अम्मा थी। उन्होंने सिखाया कि स्वाभिमान की आंच पर जो पकता है वह कभी खत्म नहीं होता। जब यह सृष्टि अपने अंतिम चरण पर पहुंचेगी और सब कुछ वापस शून्य में विलीन होने लगेगा, तब भी एक चीज विशेष रह जाएगी, कर्म की गूंज। कल्पना कीजिए कि मृत्यु के बाद जब आत्माएं एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा करती हैं तो वे एक विश्राम स्थल खोजती हैं और धुंधले और अनजान रास्ते के किनारे भी एक प्रकाश दिखता है। वह प्रकाश किसी आलीशान महल का नहीं बल्कि उसी पुराने बरगद के पेड़ का है जो अब रूहानी हो चुका है। वहाँ आज भी वही सावित्री अम्मा बैठी हैं। उनके पास अब पीतल की केतली नहीं बल्कि शांति का पात्र है। जो आत्मा संसार से दुखों और संघर्षों से थककर वहाँ पहुँचती है, अम्मा उसे एक घूंट सुकून पिलाती है। एक पौराणिक कथा की तरह कहा जाता है कि एक बार स्वयं सृष्टिकर्ता भेष बदलकर अम्मा के पास आए। उन्होंने अम्मा से पूछा, सावित्री, तुमने अपना पूरा जीवन एक सड़क किनारे गुजार दिया, क्या तुम्हें कभी अफसोस नहीं हुआ कि तुमने बड़ी ऊंचाई नहीं छुई? अम्मा ने मुस्कुराकर ईश्वर के हाथ में एक मिट्टी का कुल्हड़ थमाया और कहा, महाराज, ऊंचाइयाँ तो पहाड़ों पर भी होती हैं पर वहाँ प्यास नहीं बुझती। मैंने सड़क चुनी ताकि मैं नीचे गिरते हुए लोगों को थाम सकूं। अगर मैं महलों में होती तो शायद आज आप भी मेरे पास प्यासे ना आते। ईश्वर मुस्कुराए और बोले, आज से तुम्हारा नाम ममता की देवी नहीं बल्कि कर्म की ज्योति होगा। आज जब भी आप किसी अंधेरी रात में अकेले सड़क पर चल रहे हो और अचानक आपको अदरक की भीनी खुशबू आए, या जब आप बहुत परेशान हो और कोई अजनबी आपको बिना मतलब के एक मुस्कान दे दे, तो समझ लेना कि सावित्री अम्मा आपके आस पास ही है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना न भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।